हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो रक्त होता है दो प्रकार का। ठीक है, उसमें पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कोशिकाएं। इनको इनके मात्राओं के रूप में विभाजित किया गया है कि इसमें कौन सी कितनी मात्रा पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा होती है ये 55% रक्त में पाया जाता है, और जो रक्त कोशिकाएं हैं ये रक्त में 45% पाई जाती है। ये रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनको फिर तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं, और जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो ये लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, इनको समझाने के लिए डायग्राम की ओर लेकर चलता हूं, जिसमें हम एक रक्त की बूंद ले रहे हैं। जो अभी आप देख रहे हो ये पूरी रक्त की बूंद है, बट ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होती। इसके अंदर जो भी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है, जो प्लेटलेट्स होती है, प्लाज्मा होता है, उनके लिए हम अलग से चित्र बनाकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो व्हाइट व्हाइट वाला है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, जो ये व्हाइट वाला है इसको क्या कहते हैं? हम प्लाज्मा कहते हैं। जो ये रेड वाले पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं हम आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी है उनकी मात्रा जो आरबीसी है इनसे कम पाई जाती है। तो जो मैंने ये अभी ग्रीन से अभी मैंने आपको देखो तीर के निशान से दिखा दिया है कि ये होती है डब्ल्यूबीसी। ये सब आपको केवल समझाने के लिए कि जो रक्त की बूंद होती है उसमें कौन सी चीज कहाँ और कैसे पाई जाती है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो प्लेटलेट्स होती है वो मैंने नीचे दिखा दी है। अब इसमें जो प्लाज्मा होता है पूरा 90% पानी होता है प्लाज्मा में, और 10% अन्य पदार्थ होता है ना, अन्य प्रोटीन्स होती है। ये हमें याद रखना है। अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, ये जो मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस में आएंगे। और जो इसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी इनका जो सीक्वेंस है वो है आरबीसी सबसे अधिक होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है और फिर डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये जो 10% अन्य पदार्थ होता है इनमें अन्य खनिज आयन, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी पाए जाते हैं। अब हम वापस हमारे डायग्राम पर चलते हैं जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, ये रक्त का सीक्वेंस है कि इसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं इनमें बांटा गया है। अब हम इनमें से एक एक को देखते हैं, अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा को तीन भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। इनमें से जो फाइब्रिनोजेन है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, और जो ग्लोबुलिन है ये क्या करता है? ये प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग करता है। ठीक है, अब हम अलग से पढ़ते हैं आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और जो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। इसके साथ ही हमें ये याद रखना है कि मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इनकी मृत्यु प्लिया में होती है, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है इस प्लिया को। और सोते समय 5% आरबीसी की संख्या में कमी होती है और ऊंचाई में जाने पर संख्या में वृद्धि होती है। और जो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है वो कौन सा है? एनीमिया है। अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में इसमें होता है इनकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, और जीवन काल इनका 3 से 4 दिन का होता है। ये कई बुक्स में 2 से 4 दिन भी दे रखा है। अगला है आकार में सबसे बड़ी होती है, और इसका कार्य क्या होता है? प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना होता है। हम आगे इसके अलग अलग भाग भी देखेंगे। ठीक है, और जो एक चीज और याद रखना, जो डब्ल्यूबीसी होती है इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता, और डब्ल्यूबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ये हमें याद रखना है। अगला हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इयोसिनोफिल और तीसरा है बेसोफिल। ठीक है, ये तीनों याद रखना। और जो एग्रेन्युलोसाइट है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है ये 2 प्रकार की होती है, बी और टी, और दोनों प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, और बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। हम अगला पढ़ते हैं प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहते हैं। इनमें रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख वर्ग mm होती है और ये रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, अब एक दो चीज है जो मैंने आपको थ्योरी में जो छूट चुकी है वो क्वेश्चंस के रूप में करवा दूंगा, और शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपने परिसंचरण तंत्र से जुड़े तीनों वीडियो देखे हो और आपको परिसंचरण तंत्र से जुड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। अगला है किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है, तो इसका आंसर है हेपेरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त एक प्रकार का होता है उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक, तो इसमें संयोजी ऊतक आंसर होता है। ठीक है, अब हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे HRH ग्रुप के साथ जुड़े। धन्यवाद।